आगे बता चुके हैं कि जो है क्या, जो है अगर मुनाफा और नुकसान दोनों सेम रहे तो इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य का तुलना करेंगे सीपी और यहाँ भी सीपी, जो कि क्रय मूल्य हमेशा जो है बराबर ही होता है, क्रय मूल्य कम बेसी नहीं। 625 रुपये में बिक्री करने पर जो है जितना मुनाफा, तो 625 रुपये में बेचने पर मान लीजिए 625 रुपये में बेचे और हमको जो है 1 रुपये का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य में जो है हमारा लाभ घट जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, और 435 रुपये में बिक्री करने से क्या होता है, 1 रुपये की हानि होती है, तो 435 रुपये में जो है बेच दिए, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें जो है हानि हमारा जुट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया, ये भी क्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब कर दीजिए इसका सिंप्लीफिकेशन, 625 और ये हमारा क्या होगा, ये इधर आकर के माइनस में आ जाएगा 435, और ये हमारा x बच गया यहाँ पे, और इस x को इधर लाइएगा पकड़ के, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब 635 में 625 में से 435 घटा दीजिए, तो 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया 9, और 5 में से 4 गया 1, यानी 190, अर्थात 2x बराबर 190, अर्थात x का मान हमारे पास निकल के आ गया 2 9 18 और 2 5 10, 95 रुपया हमारा जो है क्या हो गया, लाभ या हानि हो गया। अब इस 95 का मान जो है आप कहीं ये दोनों इक्वेशन में बैठा दीजिए, इसमें या इसमें कहीं पे बैठा दीजिए, आपका जो है क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहीं पे बैठा देते, मान के चलिए 95,500 यानी 4 1 530 रुपये हमारा जो है क्रय मूल्य निकल गया यहाँ से भी, और यहाँ से भी बैठाइएगा तो 95 हमको माइनस करना पड़ेगा, तो 95 माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ भी 530 रुपये निकल के आएगा। तो इस तरह से दोनों जगह पे से आपको 530 रुपये आ गया, यही आपका क्रय मूल्य हो गया, यही आपका रिजल्ट हो गया। तो ऑप्शन बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बातें समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए, यदि 3 और 9 का तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन P है, तो 6P4 का चतुर्थ अनुपात फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करें। देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल जो है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब है, आप लोग जो है इसको पढ़े होंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि B का मान खोज रहा है ना, थर्ड प्रोपोर्शन यानी B। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है, थर्ड प्रोपोर्शन आप जो निकालना जानते होंगे, फॉर्मूला क्या होता है, या थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है हमारा B²/A। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो B²/A, यानी कि B का मान यहाँ पे ये 9 है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे दूसरा कलर से जरा लिख देते हैं। ये 9 क्या है, B है आपका, और ये क्या है, A है। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन बराबर B²/A, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो थर्ड का मान आपके दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शन को अगर P लिखते हैं तो P बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, B² का मतलब 9 × 9 बटे A का मान मतलब 3। अब इसको काट दीजिए तो 3 तिया 9, अर्थात P बराबर हमारे पास निकल के क्या आया, 27। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए ये 6P4 है, तो P के जगह पे हम लोग 27 रख देंगे, अर्थात 6 27 और 6 2 7 यानी 27 और 4 यानी 6 27 4 का हमको चाहिए चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात का जो है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे BC/A, अर्थात यहाँ पे B ये है और C क्या है हमारा, ये सॉरी ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। तो BC/A अर्थात BC/A यानी कि 27 × 4/A का मान 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 3 9 27, अर्थात हमारा निकल के जो आया 18। यही फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पूछ रहा था कि फोर्थ चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें, तो चतुर्थ अनुपात हमारा जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन जाएगा ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए आगे चलते हैं। A B से उम्र में 3 गुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले C की आयु A की आयु की दुगनी थी। 4 वर्ष में A 31 वर्ष का हो जाएगा, तो B और C की वर्तमान उम्र क्या है। चलिए, ये जो है एज से संबंधित है और रेशियो और प्रोपोर्शन में भी आता है, लेकिन एज से मान के चलिए मुख्य रूप से यहाँ पे एज से है। तो एज में हम लोग जो है देखिए, सबसे बड़ी बात है एज में जो है आपको हमेशा वर्तमान को जो है कांस्टेंट मान के चलना है, वर्तमान से ही हमेशा आपको चलना है, तो हिसाब आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान से हम लोग देखते हैं। तो कहता है क्या,
ए बी से उम्र में तिगुना बढ़ा 4 वर्ष पहले। सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी। 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष में पहले सबसे पहले हम जो है ए की तुलना यहाँ पे कर रहे हैं, तो ए का तुलना हम लोग पहले यहाँ पे ए का देख लेते हैं। ए का डाटा चूंकि दिया हुआ है हमारे पास, तो ए जो है 4 वर्ष, ए जो है 31 वर्ष का हो जाएगा कब? 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में होने का मतलब है 4 वर्ष के बाद। अभी जो वो प्रेजेंट में बात कर रहा है वो जो है 4 वर्ष के बाद जो है ए क्या हो जाएगा? 31 वर्ष का हो जाएगा। तो अर्थात जब वर्तमान से हम बाद में जाते हैं तो हमारा एज क्या होता है? जुड़ता है। अब वर्तमान से जब हम लोग जो है पहले जाते हैं तो एज हमारा क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, और 2 कंडीशन होता है। और जब पहले से हम लोग वर्तमान में आते हैं तो हमारा जुड़ता है, और जब बाद से वर्तमान में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? माइनस होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, इसी पे जो है हिसाब चलता है। ठीक है, तो अब ए कहता है कि 4 वर्ष के बाद, यानी कि 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 31 वर्ष का हो जाएगा ए। ठीक है, 4 वर्ष के बाद 31 वर्ष का हो जाएगा। तो अब जो है हमारे पास देखिए कि वर्तमान में ए क्या हो जाएगा? तो 4 वर्ष के बाद जो है 31 होगा, तो वर्तमान में जो है बाद से वर्तमान में आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। तो 4 वर्ष घटने के बाद हमारे पास ए का मान जो हमारे पास निकल के आएगा, ए का मान क्या निकल के आएगा? 31 माइनस 4 है ना, अर्थात वर्तमान में जो है ए क्या हो जाएगा? 27 वर्ष का हो जाएगा। ये वर्तमान हमारा जो है ए जो है 27 वर्ष का हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। वर्तमान में ए 27 वर्ष का हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है कि सी की आयु ए की आयु की दुगनी, 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी थे। फिर ए से ही तुलना कर रहा है, तो ए वर्तमान में जान के रखिएगा 27 है। अब जो है सी की आयु क्या है? 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले तो 4 वर्ष ऊपर जाएंगे, तो 4 वर्ष, तो वर्तमान में ए कितना है? 27 वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले जो है ए क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा 27 माइनस 4 अर्थात 23 वर्ष का हो जाएगा। ये हमारा क्या है? 4 वर्ष पूर्व में जाएंगे, तो 4 वर्ष पूर्व जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये हमारा 23 वर्ष का हो जाएगा। और जो है ए की आयु की दुगनी थी, कौन? सी। तो सी जो है ए की आयु की दुगनी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी जो है 4 वर्ष पहले ए की आयु की दुगनी, तो ए की आयु 4 वर्ष पूर्व क्या है? 23 है। तो जो है ए यहाँ पे 23 था, तो हमारा सी क्या हो जाएगा? सी हमारा जो है इसका दुगना, यानी सी जो है ए का दुगना, तो 23 दूना 46 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका सी जो है 46 वर्ष का हो गया। क्या? 4 वर्ष पहले। ठीक है, 4 वर्ष पहले जो है सी ए का दुगना, तो 4 वर्ष पहले ए का मान था 23 और इसका दुगना यानी 46 वर्ष। चलिए, तो सी जो है वर्तमान में जब आएंगे तो वर्तमान में आने के बाद क्या है? प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना होगा? 4 वर्ष पहले गए थे, तो 4 वर्ष बाद में, तो सी जो है हमारा 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? ये सी जो है 50 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, सी हमारा जो है 50 वर्ष का हो जाएगा। ये 4 वर्ष ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब चलिए, अब कहता है ए बी से अब जो है क्या है? ए बी से उम्र में तिगुना है। ए क्या है? बी से तिगुना। यहाँ बी का कंपैरिजन अब कर रहा है कि ए बी से उम्र में तिगुना है, तो बी से तिगुना ये होगा, तो तिगुना होने का मतलब ये 9 है, तब ये 3 गुना होगा, 9 तिया 27। अब जो है रिलेशन सब वर्तमान में आ गया, 9 27 50, यानी सी जो है 50 वर्ष का, ए 27 वर्ष का है, बी 9 वर्ष का है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन पे चलिए, तो बी और सी की वर्तमान उम्र क्या है? तो बी और सी, तो बी हमारा क्या है? 9 वर्ष का है, बी हमारा क्या है? 9 वर्ष का है। ठीक है, बी हमारा 9 वर्ष का, और सी हमारा क्या है? 50 वर्ष का है। सी हमारा क्या है? 50 वर्ष का। तो बी 9 वर्ष का और सी 50 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी सी फॉर चैलेंज फॉर यू। आप समझ चुके हैं, कुछ नहीं है इसमें, बनाना कुछ नहीं है, लॉजिक पे है, सिर्फ आपको समझना है कि कहाँ से कहाँ डाटा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान चीज़ें जो है हम समझा रहे हैं, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, कोई भी वस्तु खरीद बिक्री कब होगा? जब हम किसी चीज़ को खरीदेंगे तब। ठीक है, सबसे पहला क्रय मूल्य जरूरी है। क्रय मूल्य जब तक नहीं होगा तब तक लाभ हानि भी नहीं दे सकते या नहीं बेच सकते। तो क्या करते हैं? बाजार जाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो खरीदने का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य यानी सीपी। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हम लगाएंगे, है ना, कॉस्ट प्राइस लगाएं। कोई वस्तु खरीदे
सीपी हुआ। उसके बाद क्या किए, हम उस पर मार्क प्राइस लगाए, यानी कि उसका एमपी यानी अंकित मूल्य दिए। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, उसके बाद उस पर अंकित मूल्य टाँके। ऐसे भी जनरल चीज़ें क्या होता है, कोई भी व्यापारी जाता है पहले खरीदता है तो क्रय मूल्य देखता है, उसके बाद उस पर दाम लगाता है। तो दाम लगाने का मतलब वही मार्क प्राइस। अब क्या किया, मार्क प्राइस लगाएगा, तो मार्क प्राइस लगाने के बाद क्या करेगा, इस पे जो है डिस्काउंट देगा, अर्थात सेलिंग प्राइस 1। ये इसका वास्तविक सेलिंग प्राइस नहीं है, लेकिन मार्क प्राइस पे कुछ छूट दे करके जो है ग्राहक को बेच दिया, तो SP1 सेलिंग प्राइस बेच दिए। अब बेचने के बाद फिर हम लोग जो है अपने सेलिंग प्राइस से तुलना करेंगे, यानी SP2। इसका मतलब वो ये क्रय मूल्य पे जो हमारा सेलिंग प्राइस निकला वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले खरीदे, उसके बाद मार्क प्राइस लगाए, उसके बाद SP1 यानी कि डिस्काउंट दे करके जो भी सेलिंग प्राइस आया वो, और उसके बाद क्रय मूल्य पर जो है सेलिंग प्राइस देखे। इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या, ये डिस्काउंट पे सेलिंग प्राइस, और ये हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब चलिए इसी पे हिसाब बना दीजिए। SP1 और SP2 का मतलब हुआ डिस्काउंट पे जो सेलिंग प्राइस निकलेगा, और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस पे जो सेलिंग प्राइस निकलेगा SP2। तो CP, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो CP हमको निकालना है, तो CP बटे MP का मान हमारे पास क्या है 200। ठीक है, SP1 यानी डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे हमारा क्या है 12.5% का डिस्काउंट, यानी 25/2%। तो 100 माइनस 25/2, और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास SP2 यानी 25% का यहाँ पे लाभ लिया जा रहा है। तो 25% का लाभ का मतलब हुआ 100 + 25। बस इतने को सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा CP बटे 200। ठीक है, CP बटे 200 बराबर, ये 200 में से 25 निकल जाएगा, तो अर्थात 175/2, और ये 125 नीचे है तो ये गुना में फिर आ जाएगा 1/125। ठीक है, अब जो है इसको काट दीजिए, 25 पचे 25 से 25 सते 75 से 7 2 पचे 10, यानी 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए CP का मान आपके पास निकल के चला आया 140 रुपये। यही आपका रिजल्ट हो गया 140 रुपये। ऑप्शन नंबर A फॉर अचीव योर गोल। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1000 रुपये पे 40% छूट और उसी क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। ये भी डिस्काउंट का हिसाब है। तो क्या होगा, तो 30% और 10%, तो इसका 2 क्रमिक बट्टा रहे तो उसका एक कल बट्टा निकालने के लिए आपको पता होगा क्या, x + y का उपयोग करते हैं। x + y और माइनस XY/100। ठीक है, तो यहाँ पे 30 और 10 40 हो गया, और माइनस 300 बटे 100, यानी ये 37 में से 40 में से 3 चला जाएगा, ये 37%। ये दोनों के लिए एक बट्टा जो हम देंगे 37% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1000 का 40% आप निकाल दीजिएगा तो कितना होगा, 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1000 का 40% अगर निकालेंगे आप, 1000 का 40%, तो यही आपका आएगा 400 रुपये, और 1000 का जो है 37% अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 370 रुपये। ये 1000 का 37%, चलिए यहाँ पे ही लिख देते हैं आपको, 1000 का 37% निकालेंगे तो आपके पास निकल के क्या आएगा 370 रुपये, और इसका 400 रुपये। आई दोनों का डिफरेंट पूछ रहा है, अंतर कितना होगा, तो 70 30 100, यानी कि 30 रुपये का आपका अंतर हो गया। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर C फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए आगे के हिसाब को देखते हैं। कहता है P, Q तथा R के वेतनों का अनुपात इतना है, उनमें क्रमशः 10%, 15%, 20% वृद्धि की जाती है, उनके वेतनों का नया अनुपात क्या है। देखिए ये रेशियो का ही हिसाब है, लेकिन इसमें परसेंटेज वृद्धि कर रहा है। तो परसेंटेज वृद्धि कर रहा है, जब भी परसेंटेज वृद्धि करे और अनुपात दिया हुआ रहे तो उसमें क्या करेंगे, P अनुपात Q अनुपात R है, और इसका रेशियो क्या है 3:4:5। तो परसेंटेज जब वृद्धि या कमी पूछे इस तरह से बाद में उसके वेतन या जो भी चीज़ दिया रहे उसमें, तो सबसे पहले रेशियो में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। तो क्या करना होगा, जब परसेंटेज का हिसाब है तो रेशियो में सभी में 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आपको निकालने में आसान होगा। अब रेशियो में किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हैं, कोई भी अंक से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़
सकते हैं, सभी में समान अंक से जोड़ गुना घटाव कर सकते हैं। तो ये करने के लिए तो 100 से हम लोग इसमें गुना कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, और ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। सभी में 100 से हम लोग गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 500 हो गया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, उनमें क्रमशः 10%, 15%, 20% की वृद्धि किया जाता है। तो 300 का 10% आप निकालिएगा तो क्या 30 हो जाएगा, तो रेशियो बढ़ करके हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो करके ये 330 हो जाएगा। 300 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और 300 पहले से है तो 30 जोड़ देंगे तो 330, ठीक है। अब आसानी से देखिए निकल जाएगा। 400 का 15% यानी 15 चौके 60 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 460, और ये हो जाएगा 20% यानी 500 का 20% निकालेंगे तो 100 होगा, तो 500 और 1 600। अब यही आपका रेशियो बाद में पूछ रहा था कि उनके नए वेतन के नया अनुपात, उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात हो गया। अब 1 0 से 1 0 खत्म हो गया सभी में, ठीक है। अब 33 46 60 कटेगा, नहीं कटेगा किसी से, यही आपका उस उत्तर हो गया सी, ऑप्शन सी फॉर चैलेंज फॉर यू। ये आसानी से निकल गया। ऐसे 3 और 4 5 पे बनाते तो थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन में आ जाता है, 3 का 10% निकालते तो 3 गुने 10/100, इस तरह से आपको परेशानी होता है। तो यहाँ आसानी से हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। चलिए, यदि x की ऊंचाई y की ऊंचाई से 10% अधिक है तो y की ऊंचाई x की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। ये कुछ नहीं है, तो x और y कंपेरिजन है, y की ऊंचाई से 10% अधिक है। y अगर 100 है तो ये क्या है 110 है, ठीक है। कंपैरिजन में ध्यान रखिएगा, जिससे तुलना करे, जिससे कंपैरिजन करे बाद में वो नीचे रहता है। से, या ये ध्यान रखिए यहाँ पे से है, ऊंचाई से है ना, से वर्ड जहाँ आवे उसको नीचे रखना है। यहाँ क्या x की ऊंचाई से काके की ये सब ये रहेगा, उससे इससे जो भी रहे, से जब रहे कंपैरिजन किससे कर रहा है x से, तो x का मान हमेशा नीचे रहेगा 110। अब क्या करता है, y की ऊंचाई x की ऊंचाई से कितना कम है, तो 110 माइनस 100 यानी 10 कम है कितना पे, तो 110 पे, गुने कितना परसेंट खोज रहा है तो 100 पे, तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, यानी 100/11 99 100 9.1/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। वह छोटी संख्या जिसे 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता हो, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता हो। तो चलिए पहले 5 6 7 8 का अब जो है क्या है एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 6 7 8, तो ये सब देख लीजिए क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है। देखेंगे तो 8 में 5 है क्या, नहीं है, तो 8 गुने 5 सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक है। 8 गुने 5, उसके बाद 6 है क्या, तो 6 का 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 है, 2 तिया 6, यानी 3 से यहाँ पे गुना कर देना पड़ेगा। फिर 7 नहीं है, 7 से गुना कर दिए, 8 तो ऑलरेडी ले लिए, 8 पे 40 दिया 20 से 120 गुने 7 यानी कि बरसते 84 840 इसका एलसीएम हो गया। यानी 840 ऐसी संख्या है जो 8 5 3 7 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 3 शेष बचाना है, तो 3 शेष बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि परंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता हो। तो हमारे पास संख्या अगर पहली लेंगे तो 843 आएगा। अब देखिए 843 में जो है इतना से भाग देने के बाद 3 शेष बचेगा, ये 3 जोड़ दिए। लेकिन 9 से भी भाग दे के देखना है, तो 9 से भाग दे के देखना है, तो 9 नमा 81 और 3 84 यानी 33, तो 33 9 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए जो है संख्या ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो आगे चलते हैं। तो 840 का अब जो है दोगुना लेते हैं, 2 गुना करते हैं, 1 गुना में तो नहीं आया, तो 2 गुना, तो क्या हो जाएगा 0 4 दूना 8 के 8 8 दूना 16 के 16 ये 1680 और जोड़ फिर 3 यानी कि 1683। अब देखते हैं कि इसमें 9 से भाग लगता है कि नहीं, तो 6 3 9 8 1 9 ये भाग लग जाएगा। चूंकि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग 9 हो रहा है, इसलिए ये भाग लग जाएगा। 9 1 9 9 7 16 9 8 72 6 78 और 9 7 63, अर्थात हमारा संख्या ये निकल के आया 1663, ऑप्शन नंबर सी फॉर चैलेंज फॉर यू। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एलसीएम का ऐसा हिसाब आता है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक सेनाधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है। देखिए 12, 15, 18 और 20, अब जो है वो खड़ा क्या करना चाहता है। अगर जो है मान लिए जाए इधर से और इधर से और इधर से और इधर से, तो इधर से भी इस तरह से 1 2 3 4,
यानी ये ठोस वर्ग का मतलब क्या है, एक सेना इधर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो इसी तरह से यहाँ पे दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, यानी 4 सैनिक इधर भी रहेगा तो 4 सैनिक इधर भी रहेगा, 4 सैनिक यहाँ 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 भी रहेगा। इस तरह से वो खड़ा करना चाह रहा है। तो सबसे पहले 12, 15, 18 और 20 का जो है आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 18, 15, 20, 12, 15, 18, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या आएगा, 20। ठीक है, तो 20 आएगा। तो 20 का सबसे पहले गुणनखंड कर दीजिए। तो 20 का गुणनखंड 2 दूनी 4, 5 20 कर दिए। अब क्या करना है, तो अब देखना है 12, तो 12 इसमें आएगा, 2 दूना 4 तिया 12, 3 से गुना कर दे 12 आ गया, 15, 3 5 15 ऑलरेडी है, 18, तो 2 दूना 4 तिया 12 या 2 तिया 6 तिया 18, अर्थात 3 से 1 और गुना करना पड़ेगा तो हमें 18 मिल जाएगा। किए क्या, तो सबसे बड़ी संख्या ले लिए 20। देखिए यहाँ पे ध्यान दिया, 20 ले लिए, तो 20 ले लिए तो 20 का गुणनखंड कर दिए, 2 दूने 4 5 20। ठीक है, अब जो है इसमें देखना है हमको 12 है तो 12 बना नहीं है, 2 दूना 4 5 20 है, तो 12 बनाने के लिए क्या, 2 दूना 4 तिया 12। देखिए 12 बनाने के लिए क्या है, 2 दूनी 4 हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो 1 3 से हम लोग गुना कर दिए तो ये 4 तिया 12 हम मेरे पास आ गया। अब जो है 15 को देखना है, तो 15 तो इतना हमारे पास संख्या है, तो इससे 15 3 गुने 5, ये 3 गुने 5 से 15 बन रहा है, तो ऑलरेडी 15 है इसमें। 18 देखना है, तो 18 3 दूना 6 आतिया 18, ये 18 बनाने के लिए 1 तो 3 और हमको चाहिए। अब हमारा संख्या सब बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ठोस वर्ग में बनाने के लिए यानी सभी संख्या ऐसा निकालना है कि वर्ग होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, लेकिन एक 5 फुट हो रहा है। तो इसके लिए हमको जो है ठोस वर्ग में अगर खड़ा करना है तो कम से कम जो है 5 सैनिक और चाहिए हमको, तब 5 सभी जो है ठोस वर्ग में इस तरह से जो है बन जाएगा। तो हमको एक 5 और लगाना होगा, 2 गुने 2 आगुने 5 आगुने ये 5 और चाहिए, चूंकि इसका जोड़ा बनाने लिए आगुने 3 गुने 3। अब इसको गुना कर दिए, यही हमारा जो है सैनिक निकल जाएगा। 2 दूनी 4 5 20 25 100 और 3 तिया 9, यानी कम से कम 900 सैनिक हमको चाहिए, तब जो है हमारा ठोस वर्ग बनेगा। इस तरह का बनेगा, यानी 30 सैनिक, 30 सैनिक इधर रहेगा तो 30 सैनिक इधर भी रहेगा। इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा 900, यानी बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए, आप लोग को उम्मीद है कि ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।